मेरा प्रश्न अभी रह गया, मेरे को नजर ही नहीं आ रहा। हेलो हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। हेलो, आए गए सभी अतिथिगण को हम से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये प्रोग्राम Lahoti, PhD scholar, Department of Home Science, the IIS University, Jaipur। मेरे रिसर्च का टाइटल है Impact of Behavioral Lifestyle Modification on the Management of Primary Hypertension among Pre-Hypertensive and Hypertensive Women in the age group of 30 to 60 years belonging to middle and upper socio-economic status। आज मैं आप सभी को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के विषय में जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि रक्तचाप किसे कहते हैं। हृदय शरीर के सभी अंगों को नलिकाओं के द्वारा रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। इसी रक्त प्रवाह के समय हृदय एक दबाव पैदा करता है जो रक्त नलिकाओं के अंदरूनी भाग पर पड़ता है। इस दबाव को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। सामान्य रक्तचाप क्या है? रक्तचाप को एक उपकरण जिसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं द्वारा मापा जाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिकुड़ने के समय 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आराम की स्थिति में 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। सामान्य रक्तचाप को हम 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लिखते हैं। उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं? जब आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या इससे ऊपर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या इससे ऊपर हो जाता है, तब उसे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उच्च रक्तचाप का वर्गीकरण जॉइंट नेशनल कमेटी 2014 द्वारा दिया गया है। सामान्य अवस्था में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होता है। हाइपरटेंशन पूर्व अवस्था में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है। हाइपरटेंशन अवस्था 1 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है। और हाइपरटेंशन अवस्था 2 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जितना या फिर इससे ऊपर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जितना या फिर इससे ऊपर होता है। अब आते हैं हम उच्च रक्तचाप के प्रकार पर। प्राथमिक उच्च रक्तचाप, यह उच्च रक्तचाप का सबसे आम रूप है। 90 से 95% तक मामले यही होते हैं। दूसरा है द्वितीयक उच्च रक्तचाप। 5 से 10% शेष मामले द्वितीयक उच्च रक्तचाप का कारण होते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक उच्च रक्तचाप के कारण। प्राथमिक उच्च रक्तचाप के कारणों में बढ़ती उम्र, आनुवंशिकी, शारीरिक निष्क्रियता, अधिक नमक का सेवन करना, अधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, मानसिक तनाव, मोटापा, धूम्रपान करना, अधिक शराब का सेवन करना, ये सब कारण शामिल हैं। और द्वितीयक उच्च रक्तचाप के कारणों में
गुर्दे के रोग, अंतःस्रावी स्थितियां जैसे कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, एक्रोमेगैली, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म और फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। कुशिंग सिंड्रोम के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये उन लोगों में होता है जिनमें कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर लंबे समय तक अधिक हो, और कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो शरीर तनाव और संक्रमण के प्रबंधन में मदद करता है। कुशिंग सिंड्रोम के लक्षण हैं जैसे ऊपरी शरीर के वजन में वृद्धियां होना, शरीर का आकार गोलाई में होना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थकान व मांसपेशियों में कमजोरी होना। दूसरा है हाइपरथायरॉयडिज्म। जब शरीर थायराइड हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में बनाने लगता है तो शरीर ऊर्जा का उपयोग मात्रा से अधिक करने लगता है। इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण हैं जैसे चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में कमजोरी, वजन घटना, नींद ठीक से ना आना, थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्रंथि में T3 और T4 हार्मोन्स का अधिक मात्रा में निर्माण होता है। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे ज्यादा पसीना आना, बालों का झड़ना, कमजोरी, हृदय गति तेज होना, अकारण वजन कम होना। फियोक्रोमोसाइटोमा एपिनेफ्रिन के अधिस्राव के कारण होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा के लक्षण हैं जैसे तेज धड़कन, सिर दर्द, वजन घटना, खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना। ये सब प्राथमिक एवं द्वितीयक उच्च रक्तचाप के कारण है। अब हम आएंगे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों पे। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं जैसे तेज सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी होना, अचानक घबराहट, समझने या बोलने में कठिनाई होना, चेहरे, बाजू या पैरों में अचानक सुनपन या कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, दिल की धड़कन तेज होना। अब हम आते हैं अनुपचारित उच्च रक्तचाप के कारण होने वाली जटिलताएं एवं परेशानियां। पहला है रक्ताघात। रक्त की आपूर्ति में रुकावट से मस्तिष्क को होने वाला नुकसान, जिसे स्ट्रोक कहा जाता है। इसमें चेहरे, हाथों व पैरों में सुनपन या अकड़न महसूस होती है, बोलने में कठिनाई होती है और शरीर के एक तरफ मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। दूसरा है दिल का दौरा पड़ना या हृदय रोग, गुर्दे के रोग या गुर्दे की खराबी, आंखों की समस्या एवं अंधापन। अब मैं बताऊंगी उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करें। नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह अनुसार व्यायाम करें। डॉक्टर की सलाह अनुसार रक्तचाप की नियमित रूप से जांच करवाएं। योग, प्राणायाम व ध्यान द्वारा मानसिक तनाव पर नियंत्रण पाएं। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार रक्तचाप की दवा नियमित रूप से लें। अधिक नमक युक्त भोजन नहीं खाएं। संतुलित आहार जैसे डैश आहार का सेवन करें। अपना अतिरिक्त वजन कम करें। अब मैं बताऊंगी डैश आहार किसे कहते हैं। डैश आहार में निम्न खाद्य पदार्थ सम्मिलित होते हैं जैसे साबुत अनाज, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ आदि। साबुत दालें जैसे मूंग दाल, अरहर दाल, चना दाल, मसूर दाल आदि। रेशा व पोटेशियम युक्त फल व सब्जियां। फलों में जैसे मौसमी, अंगूर, अनार, केला, पपीता, सेब, संतरा, अनानास, अमरूद। हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, लौकी, तोरी, कद्दू, पुदीना, टिंडा, करेला, नींबू। एवं जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, चुकंदर, ये सब सम्मिलित हैं। वसा रहित या कम वसा युक्त दूध व दूध से बनी चीजें जैसे दही, पनीर। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, किशमिश। वसा व तेल जैसे सब्जियों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल।
ये सब डैश आहार में सम्मिलित हैं। डैश आहार में समस्त खाद्य पदार्थ नियंत्रित मात्रा में दिए जाते हैं, जैसे मिठाइयाँ, नमक व सोडियम 1500 से 2400 मिलीग्राम की मात्रा तक लेना चाहिए। चीनी युक्त पेय, लाल मांस व अंडे का पीला भाग एवं शराब। डैश आहार में साबुत अनाज 6 से 8 सर्विंग प्रतिदिन तक दिए जाते हैं। सब्जियों की सर्विंग 4 से 5 सर्विंग प्रतिदिन, फलों की भी 4 से 5 सर्विंग प्रतिदिन। कम वसा युक्त दूध व दूध से बनी चीजें, इनकी सर्विंग 2 से 3 सर्विंग प्रतिदिन। नट्स, दालें व फलियां 4 से 5 सर्विंग प्रतिदिन। बिना चर्बी का मांस, अंडे व मछली 2 या 2 से कम सर्विंग प्रतिदिन। मिठाइयाँ 5 से कम सर्विंग प्रति सप्ताह और वसा व तेल 2 से 3 सर्विंग प्रतिदिन। रक्तचाप में सुधार लाने के लिए पालन किए जाने वाले परिवर्तन: अतिरिक्त वजन घटाएं, सामान्य वजन बनाए रखें। BMI 18.5 से 22.9 सामान्य BMI होता है। डैश आहार अपनाएं, अधिक मात्रा में फल व सब्जियां खाएं, कम वसा युक्त दूध व दूध से बनी चीजों का सेवन करें। भोजन में सोडियम की मात्रा घटाएं। भोजन में सोडियम की मात्रा 2.4 ग्राम सोडियम प्रतिदिन लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं लें। शारीरिक क्रियता: नियमित व्यायाम करें, रोजाना 30 मिनट तक सैर करें। शराब का सेवन कम करें। शराब का सेवन 30 से 60 मिलीलीटर प्रतिदिन से ज़्यादा नहीं करें। उच्च रक्तचाप प्रबंधन: उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने के लिए डैश आहार खाएं, नियमित व्यायाम करें, योग व प्राणायाम द्वारा तनाव मुक्त रहें, नमक का सेवन कम करें, अतिरिक्त वजन घटाएं, धूम्रपान छोड़ दें और शराब का सेवन कम करें। धन्यवाद। नमस्ते। व्यायाम के बारे में मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है। गाइडेंस वर्ड यूज़ मैं नहीं करूँगा कि मुझे कैसे गाइड करना है, बिकॉज वो आगे आप समझेंगे कि क्यों ना मैं कुछ एकदम समझा नहीं पाऊँगा। वाई? बिकॉज जो अपने को प्रॉब्लम है हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज़ हाई बीपी, जिसको आम भाषा में हाइपरटेंशन भी कहते हैं, वो किसी एक एस्पेक्ट का नहीं है। यानी कि उसमें पैरेलली आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, नमक वगैरह का जैसे कि बताया, व्यायाम का ध्यान रखना पड़ेगा, कार्डियक डॉक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या कार्डियो फिजिशियन ने सलाह दी है, या फिर जो लोग कार्डियो फिजिशियन को नहीं दिखाते या जो सिंपल फिजिशियन को दिखाते हैं उनकी राय भी लेनी पड़ेगी। यानी कि अपन को इतने सारे लोगों को एक साथ मिला करके चलना है, राइट? आहार के बारे में जैसा कि पहले आप जान चुके हो, मैं कुछ जानकारी जो देने जा रहा हूँ that will be dependent upon the aerobics और exercises। क्या एक्सरसाइजेज रिकमेंडेड है? अब देखिए, अगर मैं स्टार्ट कर दूं कि बिल्कुल एक्सरसाइज का एक जैसे ही अपन वर्ड लेते हैं ना, तो सबके दिमाग में ये आता है कि यार या तो भागना पड़ता होगा, या तेज तेज चलना पड़ता होगा, या कुछ और, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नथिंग लाइक, कुछ एक्सरसाइज का ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल है। आज अगर मेरे को जैसे कि पता चला है, फॉर एग्जाम्पल मेरे फिजिशियन ने जिस भी फैमिली डॉक्टर को मैंने दिखाया है, उसने मेरे को ये बोला है कि यार आपको हाई बीपी है। अब हाई बीपी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, जिसको अपन हमेशा ये समझ लाते हैं कि यार हाई बीपी यानी कि चक्कर आ जाएगा, सिर दुख जाएगा। अब मेरे को जैसा कि बोला है, नमक या तो बहुत कम कर देना है या बंद कर देना है। तो उसी तरह अलग अलग धारणाएं हैं कि बंद करना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है या नॉर्मल लेना है। उसी तरह एक्सरसाइज की भी अलग अलग धारणाएं हैं कि यार बिल्कुल भागना है, धीरे चलना है, कि बहुत तेज तेज चलना है, लाइक दिस। तो मेरी जो उसमें सबसे क्लियर कट रिक्वेस्ट है, जो बिना किसी कंफ्यूजन के होनी है, कि आज अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि ये आपको थोड़ा सा बीपी ज़्यादा आ रहा है
तो आई रिकमेंड दिस मेडिसिन, ये सुबह को लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, वो उस डॉक्टर का एस्पेक्ट है। उसके अलावा जैसे ही वो फिजिशियन बोलते हैं कि थोड़ा सा वॉक शुरू कर दीजिए, तो व्हाट इज दिस थोड़ा? थोड़ा एक वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग है। थोड़ा यानी कि कोई 1 किलोमीटर वो कहेगा, कुछ आधे किलोमीटर वो कहेगा, या 10 मिनट के लिए कहेगा। तो वापस मैं उस पर आता हूँ। आज अगर आपको पता चला है और कल से एक्सरसाइज शुरू करनी है, वेरी सिंपल, सिर्फ चुपचाप टहलना शुरू कर दो। ना इधर सोचना है ना उधर सोचना है। एक पहला दिन क्लियर हो गया कंसेप्ट, यहाँ से मन की अलग अलग धारणाएं दूर हो गई कि भागना है, हाँ राइट आराम से। ये जैसे कि मैंने आज से चलना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया आप एक काम करो, सुबह को टाइम मिलता है तो सुबह को करिए, या शाम को टाइम मिलता है तो शाम को करिए। दैट इज, हम सबकी दिनचर्या बहुत अलग अलग है, सबके रोल्स बहुत अलग अलग है दुनिया में। किसी को सुबह को टाइम मिलता है, किसी को नहीं मिलता। चलना किस समय चाहिए? बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं सुबह का रिकमेंड करूंगा, लेकिन ये जो सुबह का रिकमेंडेशन है वो पत्थर की लकीर नहीं है कि अपन अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को ये बोल दें कि नहीं सुबह का ही रिकमेंडेड है, शाम का भी चल सकता है। सुबह का क्यों रिकमेंड कर रहे हूँ वो आगे बताता हूँ। तो सुबह को अगर 6 बजे टाइम मिलता है, 7 बजे टाइम मिलता है, अगेन तो सिंपल आपको स्टार्ट करना है डे 1 से चुपचाप टहलना। और कितना टहलना? मात्र 10 मिनट चलने के, 10 मिनट वापस आने के अपने घर से। आपकी स्पीड भी निर्भर करती है। मेरे अगर पाँव लंबे हैं तो शायद मैं ज़्यादा कदम दूर करूँगा, कोई अगर छोटा है तो वो छोटा सा डिस्टेंस कर पाएगा। तो स्पीड का भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, चुपचाप चलते रहना है बिना किसी से बात किए। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो लोग धार्मिक हैं खुदा का धन्यवाद देते हुए चलते रहिए। 10 से 15 मिनट जाने के, 10 से 15 मिनट आने के। डे 1 आज पता चला है, आज से या फिर आज से डॉक्टर ने कहा है कि अब आपके सिम्टम कम हो गए, कल से वॉक शुरू कर दीजिएगा। सिम्टम के ऊपर भी निर्भर करता है वॉकिंग। आपको अगर चक्कर ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सिर ही बहुत ज़्यादा भारी है, तो सुबह को उठ करके चलते थोड़ी बन जाओगे, तो रास्ते में गिर जाओगे। तो पहली राय उस कार्डियोलॉजिस्ट की होगी या फिजिशियन की होगी, दूसरी राय फिजियोथेरेपिस्ट की होगी। ठीक है, उल्टा मत करो, राइट। और फिर अपने हम सबको पता है कि आज मेरा शरीर साथ दे रहा है, आज मेरे को लग रहा है कि मेरे को चक्कर पे जाना चाहिए। वेरी सिंपल, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथे और 5वें दिन से थोड़ा सा समय प्लीज बढ़ा दीजिएगा। यानी कि जो 10 मिनट जाने के थे, 10 मिनट आने के, उसको 12 मिनट 13 मिनट जाने के, 12 मिनट 13 मिनट आने के, यानी कि ओवरऑल मैंने 5 मिनट बढ़ा दिया जाने का और आने का। और अभी हम किस पे हैं? सिंपल टहलने पे। और सारे फैक्टर्स हमने साइड में कर रखे। किसी को घुटने का दर्द होगा, किसी को कमर की दर्द होगी, वो सारी चीजें लेके चलनी है। अपन सिर्फ बीपी के हिसाब से चल रहे हैं, राइट। अब ये जो तकलीफें हैं वो बढ़नी नहीं चाहिए। किसी की अगर एज 70 साल हो या 60 साल हो और वो अगर चुपचाप चलने लग जाए तो उसको फिर बहुत सारे जॉइंट प्रॉब्लम भी होते हैं, कमर भी दुखती है। तो उसमें क्या फैक्टर काम करेगा? वेरी सिंपल, स्पोर्ट शूज। बहुत सिंपल, नो स्लीपर्स, नो लेदर शूज। बीपी से तो फायदा मिल जाएगा, लेकिन दूसरी जॉइंट प्रॉब्लम आ जाएगी। स्पोर्ट शू बहुत ज़्यादा हाईली सेफ होते हैं चलने में, और इफ पॉसिबल कॉटन के सॉक्स, मोटे वाले, पतले वाले नहीं, राइट। एक हफ्ता पूरा हो गया, मैं चुपचाप सिर्फ सुबह को टहलता हूँ, टहलती हूँ और चुपचाप आ जाती हूँ। जैसे ही 8वां दिन आया, 9वां दिन आया, फिर आपके कार्डियोलॉजिस्ट से आपकी मुलाकात हो गई या फिर आपके फिजिशियन से मुलाकात हो गई, सब कुछ अगर ठीक चल रहा है और अलाउ करता है शरीर, तो स्पीड बढ़ाइएगा। वापस कंफ्यूजन है, अगर सिर्फ स्पीड बढ़ाना इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। टहलना भी बहुत फायदेमंद है बीपी में, स्पीड बढ़ाना भी फायदेमंद है। अगर जो चीज़ दोनों कर सकते हैं, 7 दिन हो गए, बहुत बढ़िया तरीके से 10 से 15 मिनट जाके 10 से 15 मिनट आने के, उन्हें बढ़ा दो स्पीड। कोई घुटने कमर नहीं दुख रही है, प्लीज बढ़ाइए स्पीड। कंसेप्ट क्लियर, टाइम उतना ही चल रहा है, राइट। वापस दूसरा हफ्ता बीत गया, 15 दिन हो गए, वही 15 से 20 मिनट जाने के हैं, 15 से 20 मिनट आने के। इस टाइम को
इतना अपने हिसाब से मैनेज करिएगा कि मुश्किल से 30 से 35 मिनट में जाकर के आ जाए, यानी कि टाइम फिक्स हो गया 30 से 35 मिनट, एंड दिस 30 से 35 मिनट ओवरऑल होल लाइफ। ऐसा नहीं कि एज ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा, या हम ज्यादा जवान हैं तो 1 घंटा भाग लेते हैं, नथिंग। सिंसियरली बिना किसी से बात किए चुपचाप चलते जाना है, चुपचाप वापस आना है। 30 से 35 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। नंबर 1 टहलना हो गया। जो लोग साइकिल में रुचि रखते हैं, साइकिलिंग में रुचि रखते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साइकिलिंग की अपनी एक दास्तान है। शुरुआत कैसे होगी? आजकल तो साइकिल वो पहले जैसी तो रही नहीं, बड़ी वो अच्छी खासी टेक्नो सेवी वाली आ गई है साइकिलिंग, जिसमें स्पीड सब दिखती है। ठीक है, स्पीड अलग, मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी। स्पीड पे ध्यान नहीं देना है, वेरी सिंपल। 10 से 15 मिनट चुपचाप पैडल चलाते जाना है सीधे रास्ते पे, 10 से 15 मिनट चुपचाप चलते आना है। तो इम्पोर्टेंस किस चीज़ की हुई? चलने और साइकिल की नहीं हुई, इम्पोर्टेंस समय की हुई और लगातार की हुई, यानी कि रुकना नहीं है। जरूरत है किस चीज की है? चुपचाप चलते जाना है। बात करते हुए कभी भी आजमा लेना, 2 जने बात करेंगे, हर हाल में स्पीड कम होगी। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट वही टहलना और या तो साइकिलिंग, ये 2 ही एस्पेक्ट सबसे ज्यादा सही है। अगेन इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन एडवाइस या सजेशन कार्डियक फिजिशियन की या अपने फिजिशियन की। अपनी नहीं चलानी है, जब तक वो अलाउ ना करें तब तक प्लीज मत शुरू करिएगा। राइट, फंडा क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना है? बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच।